जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है काफी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11 के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, पूरा ऑल टू ऑल चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं। और पूरा चैप्टर से जो एमसीक्यू मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। इसके हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जो है दिमाग में खोस लेना है, रट लेना है, क्योंकि इसी में से आपके ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको हर हाल में आपको रिविजन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जो है आपके जो पैटर्न है उसको आप लोग समझ लीजिए। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, तो आप उसे जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में रिवीजन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा में दोस्तों आप लोगों को जो है 95% जो है स्कोर जो है आप लोगों को हासिल करना है, ज्ञान करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। और दोस्तों, उस वीडियो में से मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ही मिलेगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन। ठीक है, याद रखेंगे, सुमेरियन थी पहली ज्ञात भाषा थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने का शुरुआत कब से हुआ। देखिए, पुरातत्व खोजने का जो शुरुआत हुआ वो 1835 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1835 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी। तो दोस्तों, ये कई बार आप लोगों को जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण दो नदियां थी वो दलजा और फरात था। याद रखेंगे, दलजा और फरात, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, दलजा और फरात, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में जो है आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए दोस्तों आप सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, स्किप कर लेते हैं, हो गया तैयारी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको तैयारी करनी है, आपको बेहतर तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार भी आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में टॉपर करने हैं। 95% अंक आप लोगों को हासिल करना है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से देखना है, बारीकी से आप लोगों को जो है समझना है, उसके आंसर को आप लोगों को देखना है और उसको कॉपी में आप लोग नोट करते जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्वानों के अनुसार जो है लेखन कला, ठीक है, यानी कि जितने हिस्टोरिकल साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो है लेखन कला का जो सर्वप्रथम विकास हुआ है, यानी कि पहले जो है सबसे पहले जो है विकास जो हुआ है वो कौन से कंट्री में हुआ है। ठीक है, कहां हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया कंट्री में, यानी कि मेसोपोटामिया देश में जो है लेखन कला का जो है सर्वप्रथम विकास हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बेबीलोन, ठीक है, यहाँ पे देखिए बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन सा था। देखिए, प्रमुख देवता बेबीलोन नगर से रिलेटेड मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता है, ठीक है, प्रमुख देवता है यानी कि ईश्वर जो है वो कौन सा है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि इसका जो प्रमुख देवता होता है वो होता है मर्दुक। ठीक, क्या होता है, मर्दुक, याद रखेंगे, मर्दुक इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, मर्दुक, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लगभग जो है 3000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, यानी 3000 ईस्वी वर्ष पहले जो है मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की जो है स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि असुर, ठीक है, असुर बनीपाल कहां के शासक थे। तो असुर बनीपाल जो है वो असीरिया के जो है शासक थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो सुमेरियन के बाद जो है अक्कादियन का जो है भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अक्कादियन। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में जो है नोट करते जाइएगा और
एग्जाम से पहले आप लोगों को 100% आप मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, आप वीडियो देख लेते हैं और इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है तैयारी करना है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम इस बार अच्छे अंक हासिल करने, टॉपर बनने हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चले तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। तो यानी कहता कांस्य युग के जो है वो सबसे पुराने शहर कितने ईस्वी पूर्व पहले है। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार आप लोगों को इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है, आपको याद करवाया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन मैंने बताया ना कि 3000 ईस्वी पूर्व जो है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। तो कौन से कांस्य युग के हैं? 3000 ईस्वी पूर्व कांस्य के युग के हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मेसोपोटामिया नामक जो ये भाषा है, ठीक है, मेसोपोटामिया जो शब्द है या किन किन दो भाषाओं से जो है मिलकर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है मेसोपोटामिया जो है मेसोस और पोटामोस, ठीक है, पोटामोस दो शब्द से जो है मिलकर ये बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग रट लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया में प्राचीन काल में, ठीक है, जब प्राचीन काल में जब 3000 ईस्वी पूर्व जो है इसके साक्ष्य को प्राप्त किया गया, यानी इसका साक्ष्य जो हुआ था वो 5.5 लाख ईस्वी पूर्व जो है पहले इसका जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और मेसोपोटामिया में के औजारों का जो प्रयोग किया जाता था, यानी उसके जो हथियार थे, याद रखना है, यानी कि मेसोपोटामिया में ऐसे हथियार थे जिसका प्रयोग किया जाता था, वो था कांसा का औजार, ठीक है, कांसा का, कांसा समझते हो ना, जिसको हम कासा कहते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों ये कासा का जो औजार बनाते थे वो सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया के औजारों का उपयोग यानी कि हथियार के रूप में किया जाता था मेसोपोटामिया के लोग सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाग देखिए ये जो है मेसोपोटामिया से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो है वो हो गया बेबीलोन, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, ये सभी जो है एक ही साथ जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि एक दूसरे की सभ्यता से जो है बिलोंग करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झूलते बाग, ठीक है, झूलते बाग जो है किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाग जो है वो बेबीलोन सभ्यता की जो है देन है, ठीक है। पहले था इसका सुमेरियन सभ्यता, लेकिन सुमेरियन सभ्यता में जो है वो भाषा का उत्पत्ति हुआ है। लेकिन बेबीलोन सभ्यता में क्या हुआ है कि झूलते बाग का जो है उत्पत्ति हुआ है, इसकी सभ्यता का जो है देन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो देखिए ये जो है ये बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये रिपीटेड सवाल है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप देखकर उठाएं, देखें, उसको उठाकर देखें तो आपको जो है ये सवाल मिलेगा। और मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो है लगभग 7 से 8 सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों ये सवाल जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो आपको याद रखना दोस्तों ये जो है किलाकार, ठीक है, यानी किलाकार लिपि का जो है प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल पूछे गए हैं। और आपको याद रखना दोस्तों सबसे पहले यानी कि प्राचीनतम काल में जो सभ्यताएं थी वो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो आपको याद रखना कि ये जो है मेसोपोटामिया सभ्यता जो है सबसे पुरानी है, ये पूरे विश्व भर में प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, आप इसको रट लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रेम, ठीक है, और युद्ध की देवी, प्रेम और युद्ध की देवी जो है किसे कहा गया है, ये इन्नाना को कहा गया है। किसे कहा गया है, इन्नाना, ठीक है, याद रखेंगे इन्नाना देवी को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर वो सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता था। यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता में
जब 5,500 वर्ष पूर्व जो है इसकी सभ्यता का जो है निर्माण हुआ, बनाया गया, ठीक है। जिस लाख वर्ष पूर्व इसका जो है हथियार बनाया जा रहा था, जो इसकी जो है बर्तनें तैयार की जा रही थी, वो कौन सी कुम्हार जो है किस स्थिति से जो है वो सरलता पूर्वक जो है बर्तन का निर्माण करता था। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये मेसोपोटामिया से रिलेटेड सवाल जो दिया गया है कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के दरमियान जो है, यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता के समय कुम्हार जो है एक जैसे बर्तन बनाने के लिए किसकी मदद लेते थे, या किस बर्तन बनाने की सरलता पूर्वक जो है सहायक होते थे। इस प्रकार से सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना दोस्तों कि यह जो है ना चाक का जो है प्रयोग करते हैं, जो कि आज भी किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं वो चाक पर जो है, चक्की जो है इसको पूरी तरह से घुमा लेते हैं, उसके बाद जो है मिट्टी को जो है उसको वो फरेक कर जो है उसको तैयार करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि चाक का जो है वो सहायता लेते थे, जिससे जो है बर्तन जो है सरलता पूर्वक जो है बन जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। देखिए ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको आप लोगों को हर हाल में याद रखना है दोस्तों, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड हर एक सवाल को आप लोगों को बारीकी से पढ़ना है। और दोस्तों याद रहे यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में प्राप्त जो है प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो प्रथम पट्टिका जो है वो 3200 ईस्वी पूर्व है, ठीक है, यानी कि 3200 ईस्वी पूर्व जो है ये पट्टिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। तो देखिए नगरों का जो आरंभ हुआ वो 3000 ईस्वी पूर्व जो है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है। तो विश्व व्यापार के रूप में जो है किसको प्रधानता मिली है, यानी कि सबसे पहले इसका जो है प्रधानता यानी इसको जो है अनुमति जो है किसको मिला था। तो ये दोस्तों याद रखना है कि फरात नदी को, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है किस दो नदी के किनारे बसा हुआ है, दलजा और फरात, लेकिन सबसे पहले जो है किसको प्रधानता मिली है, तो फरात नदी को जो है प्रधानता मिली है। तो आपको याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मारीनगर राजधानी के रूप में कब उभरा। तो मारीनगर जो है राजधानी के रूप में जो है कब उभरा था। तो दोस्तों इसका आंसर आपको याद रखना है कि ये जो है 2000 ईस्वी पूर्व जो है ये जो है राजधानी के नाम से जाना गया। मारीनगर जो है 2000 ईस्वी पूर्व जो है ये बनाया गया था और जो है इसे राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कीलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है कीलाकार जो लिपि है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप जो है ये तैयार किया गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जो है कीलाकार लिपि के द्वारा जो है लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, इसे संबोधित किया करते थे। यानी दोस्तों उसका जो लिपि है, मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो है कीलाकार, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसके जो अक्षर होते हैं ना, इसकी जो पहचान हुई है, पहचाना गया है, ये कब किस ईस्वी में पहचाना गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह जो है 1850 में जो है इसकी जो है पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे सवाल दोस्तों देखते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी से कहना चाहूंगा कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल पाए और आप बोर्ड एग्जाम के लिए जो है 100% जो है तैयार हो पाए। आप लोगों को तैयारी जब पूरी धाकड़ तरीके से जो है कराई जा रही है, इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों साथ ही और ज्वाइन भी कर लीजिएगा तो आपको बेहतर होगा और आप सभी के जो है सारी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराते जाऊंगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सारा चीज मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 22 नंबर कि दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना जो है कब हुई थी। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना कि ये जो है 5000 ईस्वी पूर्व जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी। तो मेसोपोटामिया में जो है सबसे बड़ी चीज जो कि आज के समय में भी वो कमी दर्शाती है। और दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता के अनुरूप में उस समय जो है, जो आधुनिक समय में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जब 3200 ईस्वी पूर्व जो है पहले इसकी स्थापना हुई थी या खोज हुई थी, तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज की जो कमी थी ना दोस्तों वो था
आपका खनिज संसाधन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले वहां तो व्यापार का तो संगठन हुआ ही, सोना और चांदी भरपूर था, तांबे की जो है उत्पादन भी भरपूर हो रहा था, लेकिन ये जो खनिज संसाधन है इसकी जो है बहुत ज्यादा कमी थी मेसोपोटामिया सभ्यता के समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी, तो आपको याद रखना है कि खनिज संसाधन की कमी थी। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे, तो आपको याद रखना है, देखिए आधुनिक समय के बारे में बताया जा रहा है, मेसोपोटामिया से रिलेटेड है, तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो किस चीज पर लिखा करते थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह जो है मिट्टी की पट्टिका, जो मिट्टी की जो पट्टिका है जो कि 3200 ईस्वी पूर्व जो है इसकी जो है उत्पत्ति हुई है और इसका जो है पहचान किया गया। और उसके बाद जो है जो लिपि थी, ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, कालिकार लिपि, और इसकी जो लिपि जो है वो मिट्टी की पट्टिका पर जो है लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इस बार इस क्वेश्चन जो है ये आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 25 नंबर दिया गया है कि उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था, तो उर शब्द जो है किस देवता के लिए जो है प्रयोग किया जाता था, तो उर शब्द जो है दोस्तों ये जो है चंद्रदेव के लिए जो है प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा भगवान के जो है उसको संबोधित करने के लिए जो है उर शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक, ठीक है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था, तो कौन सा भाग जो है रेगिस्तान से घिरा हुआ था, दोस्तों आपको याद रखना है दक्षिणी मेसोपोटामिया भाग जो है, यानी दक्षिणी भाग मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग यानी कि जो साउथ भाग है वो जो है रेगिस्तान से घिरा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यानी कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीना में जो है बांट रखा था, यानी कि एक महीना, हम लोग जानते हैं कि एक महीना जो होता है वो फरवरी है तो वो 28 दिन का होगा, 28 या 29 दिन का, अगर 30 या 31 दिन का, हम लोग यही जानते हैं कि एक महीना जो है इतने दिन का होता है, 28 या 29, 30 या 31 दिन का होता है। लेकिन दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है, जो एक महीना जो होता था तो वो यहाँ पे एक महीना नहीं पूछा जा रहा, ये कि एक वर्षों को, ठीक है, ये एक वर्ष जो है यानी कि जो पूरा एक साल होता है वो कितने महीनों में जो है वो बांट कर रखा हुआ था, कितने महीनों में जो है बांटा हुआ था। तो मेसोपोटामिया के लोग जो है दोस्तों वो करते थे क्या, वो 12 महीना, जो 12 महीना होता है, जो हम लोग अभी करते हैं ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो 12 महीना होता है उसे जो है वो एक साल में जो है बांट कर रखा था, ठीक है। उसे भी आधुनिक समय से ही ये जो है किया जा रहा है और आधुनिक समय से भी हम लोग मान रहे हैं कि 12 महीना का एक साल होता है। तो मेसोपोटामिया के लोग भी जो है एक वर्ष को 12 महीनों में जो है बांट कर रखे थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 28 नंबर दिया गया है कि मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ये जो है स्लेटी, ठीक है, सॉरी स्टेपी प्रकार के यानी कि स्टेपी तरह के जो है घास के मैदान पाए जाते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ढलान नुमा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ढलान नुमा जो है आप लोग याद रखेंगे, ढलान नुमा कह सकते हैं या स्टेपी प्रकार के जो है घास के मैदान जो है पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जिगुरत का संबंध जो है किस सभ्यता से था, तो देखिए मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता और ईरानी सभ्यता, तो ये तीनों जो सभ्यता है वो प्राचीनतम सभ्यता है और सबसे पहला सभ्यता है मेसोपोटामिया, ठीक है। और मेसोपोटामिया से रिलेटेड ही मैं आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ये पूछा गया है कि जिगुरत का संबंध जो है किस सभ्यता से है, तो जिगुरत का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। तो अब जो है मेसोपोटामिया ये जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, क्योंकि जिगुरत का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से ही रिलेटेड है, इसी से संबंध रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल दिया गया है कि सटदा समीक प्रणाली का आविष्कार जो है किस सभ्यता में हुआ है, तो इसका आंसर जाएगा ये जो है सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। सुमेरियन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है, तो गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध दोस्तों ये जो है मेसोपोटामिया से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि शहरी जीवन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम कहां हुई थी, तो शहरी जीवन का शुरुआत
शहरी जीवन का शुरुआत, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरी जीवन का जो शुरुआत है वो सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जो है मेसोपोटामिया से हुई है। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल जो है कौन सी थी। तो इसका आंसर आएगा ये होगा गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पीली नदी किसे कहते हैं। तो पीली नदी जो दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रिपीटेड सवाल है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पीली नदी ये नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये पीली नदी जो है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कहते हैं हवांगहो नदी। ठीक है, हवांगहो नदी, पीली नदी को जो है हवांगहो नदी भी कहा जाता है। हवांगहो नदी को जो है पीली नदी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है 35 नंबर दिया गया है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ। तो दोस्तों ये कई बार मैंने अभी आप लोगों को बताया और कई बार भी मैंने आप लोगों को बताया है, मारी। ठीक है, याद रखेंगे, मारी शहर, याद रखें, मारी शहर का विकास हुआ था शाही राजधानी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ये जो है कांसा। ठीक है, कांसा औजार की जो है प्रयोग होता था, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो औजारों का जो प्रयोग करते थे, औजार जो बनाया जाता था वो किससे जो है बनाया जाता था, याद रखेंगे कांसा का। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अरामाइक भाषा किस से मिलती जुलती है। तो अरामाइक भाषा जो है वो हिब्रू से जो है मिलती जुलती है। ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सीमार क्या है। तो सीमार जो है वो सुमेर ईंटों, ठीक है, सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को जो है कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया नामक या मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है। मैंने आपको बताया ना दोस्तों, यह जो है कई बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है और कई तरीके से जो है क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये मेसोस और पेटामिया नामक दो शब्द से मिलकर बना है मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया नाम जो है किस भाषा के दो शब्दों से बना है। तो दोस्तों यह जो एक लैटिन भाषा है, याद रखेंगे ये क्या है, एक लैटिन भाषा है। लेकिन दोस्तों ये एक यूनानी भाषा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो है यूनानी के दो भाषा, यूनानी के कौन कौन से भाषा, एक मेसोमो, ठीक है, यानी कि एक मेसोस और एक पेटामिया, एक मेसोस और पेटामिया, दो यूनानी भाषा है जिसको जो है मिलाकर मेसोपोटामिया नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वार्क शीर्ष क्या है। तो वार्क शीर्ष क्या है। तो वार्क शीर्ष जो है स्त्री का सिर संगमरमर का है। इस संगमरमर का ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड सवाल है। तो दोस्तों दिया गया है कि प्रथम रोम सम्राट जो है कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर अगस्टक। अगस्टक जो है वो प्रथम जो है रोम सम्राट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ये जो सवाल है रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया गया है कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में जो है प्राचीन रोम साम्राज्य यानी कि रोम साम्राज्य का जो विस्तार है वो जो है उत्तरी अमेरिका में नहीं हुआ था। बाकी दोस्तों एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में, ये तीन महाद्वीप में जो है इसका जो है विस्तार हुआ था। लेकिन उत्तरी अमेरिका में जो है इसका विस्तार नहीं हुआ था। ऑप्शन ए इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रोम में जो है प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि रोम साम्राज्य के उपरांत में जो है रोम में एक प्रचलित चांदी का सिक्का था जिसको जो है दिनारियस कहते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिनारियस जो है इसका जो है कहलाता था, या कह सकते हैं कि चांदी का सिक्का जो है दिनारियस जो है कहलाता था। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कांस्टेंटाइन एक ऐसा सम्राट था जिन्होंने क्या किया था, ईसाई धर्म को जो है राजधर्म जो है बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा।
और बच्चों आपको बता दूं कि आपके जो चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल की मदद से आप लोगों को जो है लगातार जो है वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, लगातार आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी टॉपर बन पाए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर दिया गया है कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा, ठीक है, उगने वाला कौन सा पौधा, सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? तो सरकंडा पौधा जो है वो पाइपायरस कहलाता था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अगस्टक का एक अन्य नाम क्या था? तो देखिए अगस्टक का जो नाम था, मैंने अभी बताया कि अगस्टक जो है वो प्रथम क्या था, सम्राट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगस्टक का जो अन्य नाम, जो उस अगस्टक का जो दूसरा नाम था वो क्या था? देखिए ऑक्टेवियन था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग रट लीजिएगा, ये नहीं कि आप सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लिए वीडियो को देख लिए, नहीं, आपको जो है इसको हर हाल में आपको तैयार करना है, आपको इसको हर हाल में रट लेना है, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड की परीक्षा में, मैं बार बार कहता हूं कि इसी में से जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस बार भी आपको टॉपर बनना है, आपको अच्छा अंक हासिल करना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 7वां नंबर दिया गया है कि अगस्टक कब शासक था? अगस्टक जो है कब शासक बना या कब शासक था, किस ईस्वी में जो है उसका शासनकाल था? तो आपको याद रखना है बच्चों कि अगस्टक जो है वो प्रथम रोम सम्राट था, और यह जो बच्चों ये 27 ईस्वी पूर्व, यानी कि 27 ईस्वी पूर्व जो है पहले जो है शासक थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अगस्टक के साम्राज्य को क्या कहते थे? अगस्टक के साम्राज्य को कहते हैं प्रिंसिपेटस। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 9 नंबर कि कॉन्स्टेंटाइन जो कि अगस्टक का दूसरा नाम है, याद रखेंगे कॉन्स्टेंटाइन क्या है? अगस्टक का दूसरा नाम है, ठीक। अगस्टक जो है प्रथम रोम सम्राट है और उसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टेंटाइन है, ठीक है, याद रखेंगे। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया में बनाया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? तो देखिए गणतंत्र का काल, ठीक है, यानी कि रोमन साम्राज्य में जो है गणतंत्र का काल जो है क्या था बच्चों? 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संत अगस्तीन, देखिए संत अगस्तीन जो है किस नगर का बिशप था? किस नगर का जो है बिशप था? आपको याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका याद रखेंगे। यह जो है इसका आंसर हो जाएगा हिप्पो। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन समाज में किस तरह का जो है परिवार प्रचलन में था? देखिए किस तरह का जो परिवार है वो रोमन साम्राज्य में जो है या रोमन समाज में जो है यह प्रचलित था, यानी कह सकते हैं इसका जो है ज्यादा प्रचलन था। तो बच्चों इसका आंसर आएगा एकल परिवार, ठीक है, एकल परिवार का जो है सबसे ज्यादा जो है प्रचलन था। ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एम्फोरा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एम्फोरा जो है मटके या कंटेनर को कहा जाता है, याद रखेंगे, एम्फोरा जो है मटके या कंटेनर को कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैपलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैपलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये झोपड़ी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इक्वाइटस, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वाइटस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वाइटस क्या थे? तो इक्वाइटस जो है वो दोस्तों अश्वरोही थे, अश्वरोही कह सकते हैं, अश्वरोही थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो स्पेन का जो है अरबों का आक्रमण जो है वो 1711 एडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्राचीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? यानी कि प्राचीन विश्व इतिहास में जो है सबसे बड़ी जो राजनीतिक क्रांति है, सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति जो है वो इस्लाम के विस्तार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस रोमन साम्राज्य का
शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है, यानी शांति के लिए जो है याद किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रथम रोम सम्राट है अगस्टस, ठीक है, तो इसी का हो जाएगा अगस्टक जो सम्राट है, अगस्टक सम्राट की जो शासनकाल था उसे जो है शांति के लिए जो है स्मरण किया जाता है, यानी कि याद किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा अगस्टक। अगला सवाल है कि सीनेट में किसका बोलबाला था? तो सीनेट में दोस्तों ये जो है अभिजात वर्ग का जो है बोलबाला था। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था, यानी कि भारत का विजय, ठीक है, भारत की विजय का जो है सपना देखा था। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा देखिए त्राजन, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा त्राजन रोमन सम्राट, ठीक है, याद रखेंगे किस रोमन सम्राट ने जो है भारत की विजय का स्वप्न देखा था, तो त्राजन ने देखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य का शुरुआत जो है, रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 22 नंबर दिया गया है कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए तीसरी शताब्दी पूछ रहा है, तो तीसरी शताब्दी में आपको याद रखना है कि इसे जो है परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है, परवर्ती, और उससे पहले मैंने बताया पूर्ववर्ती वाला, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा परवर्ती साम्राज्य जो है कहलाता है, कहा जाता है। अगला सवाल है कि ईरान में ससानी, ठीक है, यहाँ पे देखिए ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई? तो ईरान जो है एक क्या है, ठीक है, एक राज्य है ना, एक देश है। ईरान में जो है सबसे पहले ससानी राजवंश की जो स्थापना हुई थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे 226 ईस्वी में हुई थी। क्या कब हुआ था? 226 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी बच्चों लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है कि जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, याद रखेंगे दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो नाम था दोस्तों ऑक्टेवियन, ठीक है, याद रखेंगे ऑक्टेवियन। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि अधिकतर जो है आपका जो है कैंसनस्टाइन हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन देगा, और ऑक्टेवियन, ये 2 से 3 आपको जो है कीवर्ड को याद रखना है, उसी में से आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो फंसेगा एकदम 100% आएगा और आपको टिक कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है कि रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो रोमन साम्राज्य में जो है आकाश के सबसे, यानी कि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े देवता किसे माना जाता था, किसे का वो मानते थे, उसका देवता क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा जुपिटर, ठीक है, जुपिटर जो है उसका जो है सबसे बड़े देवता थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यदहू, ठीक है, आप देखिए दोस्तों यदहू कह सकते हैं कि या यहूदी कह सकते हैं, यदहू और यहूदी एक ही होता है, याद रखेंगे। यहूदी धर्म के संस्थापक जो है कौन थे? तो यहूदी धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाएंगे? इसका आंसर आएगा मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, या सिर्फ कह सकते हैं कि मूसा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? तो रोमन साम्राज्य के सबसे अधिक जो है जो अत्याचार करते थे, जो कौन सा शासक थे बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीरो साम्राज्य, ठीक है। नीरो जो है वो शासक थे जो कि सबसे अत्याचारी थे, सर्वाधिक अत्याचारी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? तो अगस्त माह जो है दोस्तों वो अगस्टक शासक के नाम पे है, अगस्टक, जिसका की दूसरा नाम क्या है? एस्टेनस्टाइन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगस्टक जो शासक है, जो प्रथम जो है शासक है, रोमन साम्राज्य है, इसी के नाम से जो है अगस्त माह जो है पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 30 नंबर दिया गया है कि जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा? देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जुलाई जो महीना है, ठीक है, जुलाई महीना जो है ये किस शासक के नाम पर है, ये किस शासक के नाम पर पड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर के नाम पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई माह जो है पड़ा है। ऑप्शन नंबर जो है
ए इसका जो है सटीक व सही आंसर होगा जूलियस सीजर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य का हृदय जो है बच्चों भूमध्य सागर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेन जो देश है, स्पेन देश जो है किसके व्यापार के लिए, यानी किस चीज के व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो आपको याद रखना बच्चों, ये रिपीटेड सवाल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो है जैतून का तेल व्यापार के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य का जो है राजकीय धर्म जो है कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी से जो है ये इस राजकीय धर्म बना था, ईसाई धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अहूर माजदा जो है कौन था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अहूर माजदा जो है वो देवता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो इसका आंसर जाएगा फारस राज्य की। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैंने आपको बताया कि रोमन साम्राज्य में जो चांदी का सिक्का होता है उसे जो है दिनारियस के नाम से जाना जाता है। और दिनारियस नामक सिक्के की जो शुद्धि है, यानी कि उसमें जो है कितना जो है चांदी होती थी, ये सवाल पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको रट लेना है। इसमें जो चांदी था वो 4.5 ग्राम सिर्फ शुद्ध चांदी इसमें जो है डाला जाता था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो पांडुलिपि से अभिप्राय होता है कि हाथ से लिखी पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो इसका आंसर आएगा बेबीलोन। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो एक प्रमुख खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखेंगे बच्चों, अभिजात वर्ग के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर जो है यानी कह सकते हैं अभिजात वर्ग। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? तो इसमें जो है कौन से वर्ग जो है शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग भी शामिल थे, कुलीन वर्ग भी शामिल थे और जमींदार वर्ग भी शामिल थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है देखिए क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? क्लियोपेट्रा जो है वो टाइमी राजवंश की जो है राजकुमारी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, यानी प्रसिद्ध जो है डॉक्टर कौन था? तो इसका आंसर आएगा गैलन। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बाइजेंटीन, ठीक है, यहाँ बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो बाइजेंटीन शहर का जो है वर्तमान नाम जो है बच्चों वो है इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा इस्तांबुल। बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोलोसियम जो है, ठीक है, या कोलोसियस भी पूछा जाता है कई एग्जाम में, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि कोलोसियस पूछा जाए या कोलियम पूछा जाए, आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना बाय मिस्टेक जो है पूछा जाता है कि कोलोसियस क्या था या कोलोसियम क्या है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। इसको याद रखना कि सिर्फ याद रखना कोलोसी, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या है कि कोलोसियम क्या है, तो यह कोलोसियम क्या था? तो दोस्तों इसको याद रखना है कि कोलोसियम जो है एक अखाड़े का नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थिर था? तो इसका आंसर जाएगा सहारा रेगिस्तान जो शहर है यानी कि जगह है वो स्थित था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा सहारा रेगिस्तान, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सम्राट त्राजन, ठीक है, त्राजन का शासन काल क्या था? तो इसका आंसर आएगा
113 से 117 ईस्वी, यानी ठीक ये 4 साल ही जो है, ठीक है, ये 4 ईस्वी तक जो है इसका जो है शासनकाल रहा। किसका? सम्राट त्राजन का। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इटली की कुल आबादी जो है 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी। देखिए 75 लाख जो है इटली की पूरी आबादी है, लेकिन पूछा गया है कि दासों की संख्या, ठीक है, यानी कि वहां के जो दास थे उनकी संख्याएं कितनी है। तो बच्चों याद रखना है कि वहां जो है सिर्फ 30 लाख, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए 30 लाख जो है वो सिर्फ दास थे। टोटल आबादी कितनी है? 75 लाख, और उसमें सिर्फ दास कितना है? 30 लाख जो है व्यक्ति दास हैं, ठीक है, याद रखें दासों की संख्या 30 लाख है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 49 नंबर दिया गया है कि रोम की शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। तो शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं थी दोस्तों सार्वजनिक स्नान। वहां क्या था? रोम शहरी क्षेत्र में या रोम शहरी जीवन में जो एक प्रमुख विशेषता थी कि सार्वजनिक जगहों पर जो है, यानी कि सार्वजनिक रूप से जो है वो स्नान करते थे, नहाते थे। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, सार्वजनिक स्नान। अगला सवाल है कि निम्न में किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था। तो पवित्र रोम साम्राज्य से था किसका? देखिए सार्ल, देखिए यहाँ पे सारलमैन। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। आप जो है इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। आगे है कि यायावर शब्द का अर्थ है, तो यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारंपरिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। तो दोस्तों ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है ना काफी जो है आपको लैंग्वेज के अनुरूप दिया है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि वहां पे जो है बोर्ड एग्जाम में इस तरह से जो है सवाल दे सकते हैं, या आपको ऐसे सवाल दिया जाएगा कि मंगोलों ने किसके नेतृत्व में जो है अपने पारंपरिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को में जो है बदलाव किया है, पद्यापित सूत्रपात किया है। तो इस तरह से जो है सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका आंसर होगा चंगेज खां। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने जो है मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा है। तो मंगोलों का जो है गोपनीय इतिहास लिखा है, और आपको बच्चों याद रखना है कि जहां पर जो इतिहासकार ने मंगोलों का यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है और उसके इतिहास के रूप में जो है लिखा गया है, तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इगोर दे रेखेविल्टस, ठीक है, रेखेविल्टस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष जो है चंगेज खां को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1206 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष जो है चीन में यूनान राजवंश का अंत हुआ था, यानी कि यूनान राजवंश जो है उसका अंत हुआ था, वह किस ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों इसका याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 1368 ईस्वी में इसका जो है अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खां ने यह संकेत दिया था कि वह अब उसका उत्तराधिकार होगा, यानी कि वह अपने किस जो है पुत्र के बारे में बताया था। चंगेज खां जो है अपने पुत्र के बारे में बताया, लेकिन वो कौन सा पुत्र था, किस पुत्र के बारे में बताया था कि वह जो है उसके शासनकाल का जो है उत्तराधिकारी बनेगा, उत्तराधिकार होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ओगोदोई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा ओगोदेई। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया। तो सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोची ने, ठीक है, यानी कि जोची ने जो है सुनहरा गिरोह का गठन किया था। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का विधि संहिता कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी कहलाएगा, यानी कि यास, ठीक है, यास कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उसकी जो है भर्त्सना किया, तो भर्त्सना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बुखारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा बुखारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से खाना बदोश जाति कौन सी थी, तो खाना बदोश जाति किसे कहा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोल को कहा गया था, ठीक है, मंगोल को कहा गया था, हुन को कहा गया था, शक को कहा गया था, यानी कि इन तीनों जातियों को जो है खाना बदोश जाति के नाम से जो है बोधित किया गया था, संबोधन किया गया था। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मंगोल का प्रिय पशु कौन था, तो मंगोल का प्रिय पशु कौन था बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा घोड़ा, ठीक है। मंगोल का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है मंगोल का प्रिय पेय यानी कुमिस, यानी कि एक प्रकार का जो शराब होता है उसको जो है कुमी कहा गया है, तो किस पशु के दूध से बनती थी, तो किस पशु के दूध से बनाया जाता था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा के दूध से जो है बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए उइगुर था, ठीक, उइगुर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर की ओर, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं, इसको रट लीजिएगा। सवाल इस प्रकार है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बच्चों इसका आंसर जाएगा चंगेज खां, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां ने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया, तो इसका आंसर जाएगा काराकोरम में जो है अपनी राजधानी को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, तो चंगेज खां की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया, तो यास का जो है प्रतिपादन किसने किया था बच्चों, इसका आंसर जाएगा चंगेज खान ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ, तो चंगेज खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था, तो चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था तेमुजीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चंगेज खां का जो प्रारंभिक नाम है, शुरुआती नाम क्या था, तेमुजीन था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां के पिता किस कबीले के मुखिया थे, तो बच्चों इसका आंसर आएगा चंगेज खां के जो पिता थे वो किस कबीले के मुखिया थे, तो इसका आंसर आएगा कियात कबीले के मुखिया थे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां मंगोलिया का शासक कब बना, यानी कि मंगोल गणराज्य का या साम्राज्य का जो है शासक जो है वो कब किस ईस्वी में बना था, कब बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में जो है मंगोलिया का शासक जो है चंगेज खां बना था। ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा 1206 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उइगुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर होगा। मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे, उइगुर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा यास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया जो दोस्तों एशिया में ही स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। मंगोलिया कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बारबरोस शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य जो है कब बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो है इसका कार्य जो है किया गया था, कार्य बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा 18वीं 19वीं सदी में, ठीक है। अगला सवाल है कि मंगोल के
स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? तो इसका आंसर होगा गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए सवाल है कि चंगेज खां की मां का नाम क्या था? तो चंगेज खां की मां का नाम था ओलन इके। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार किया? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों इसका आंसर याद रखना है कि गजन खान ने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, आपको याद रखना है कि मंगोल लोग जो है चीन से जो है कृषि उत्पादन और लोहे का उपकरण मांगते थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त तो दोनों जो है मांगते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया 31 नंबर की ओलुन इके कौन थी? तो ओलुन इके कौन थी दोस्तों? चंगेज खां की मां थी। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया कि ओलुन इके जो है वो चंगेज खां की मां है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां के मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? चंगेज खां की मृत्यु के समय जो है उसकी आयु दोस्तों 72 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुबलई खां, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सवाल इस प्रकार है कि कुबलई खान चीन में युवान वंश की नींव कब डाली थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 1271 ईस्वी को जो है उन्होंने युवान वंश की नींव को जो है डाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1271 ईस्वी। अगला सवाल है कि विश्व इतिहास के प्रथम बार हुलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया? तो देखिए किस ईस्वी में जो है उन्होंने इस नोट को जो है चलाया था? कौन सा नोट? हुकायूं ने जो है सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज के नोट को जो है इस शासक काल में चलाया था। तो ये इसका जो है आंसर क्या होगा दोस्तों? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और ये रिपीटेड सवाल है, इसका आंसर जाएगा 1260 ईस्वी में जो है। ठीक है, याद रखेंगे 1260 ईस्वी में जो है इस काल के समय जो है उन्होंने कागज के नोट को जो है चलाया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा 1260 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? तो युआन राजवंश का जो है अंत जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1368 ईस्वी में जो है युआन राजवंश का अंत हो गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका और फिर से ये रिपीट सवाल किया गया है कि चंगेज खां का जो प्रारंभिक नाम है, ठीक है, चंगेज खां का जो शुरुआती नाम है दोस्तों उसका नाम क्या था? तिमुजिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां के पुत्र ओगोदोई के बाद कौन कगान यानी कि सम्राट जो है बना था? तो कौन जो है सम्राट बना था? चंगेज खां का जो पुत्र है अगदोई के बाद जो है वो कौन सम्राट बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा मंगू खां। ठीक है, याद होगा, आपको याद रखना है मंगू खां इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों यानी कि कांगूर और तिंगयूर को लिखवाया था? इसका आंसर हो जाएगा कुबलई खान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो जो है दोस्तों इसको याद रखना है इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 40वां नंबर कि मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कबलुई खान। इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, पूरी तरह से इसको रट लेना है क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरिलताई यानी कि महाप्रसिद्ध को सौंपा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग मुझे पहले ही बता चुके हैं और मैंने आपको पहले भी जो है आपके टेस्ट में जो मैंने दिया था इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया था और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत पहले भी दिया हुआ था दोस्तों। इस बार मैं बता देता हूं कि चंगेज खां जो है जो मंगोल के शासक थे उन्होंने ही ये जो है महापरिषद को सौंपा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि
देखिए कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा यांगचाओ। ठीक है, यांगचाओ प्रांत का जो है गवर्नर बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कुबलई खां जो है, यानी कि यहाँ कहाँ दिया गया है लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है। कुबलई खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य है कितने भागों में विभक्त हो गया था, कितने भागों में बंट चुका था? तो आपको याद रखना है यह जो है मंगोल साम्राज्य है 5 भागों में बट गया था या 5 भागों में विभक्त हो चुका था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तैमूर लंग। ठीक है, तैमूर लंग के द्वारा जो है इसका अंत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो मंगोल साम्राज्य का अंत हुआ था दोस्तों 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा। प्रश्न दिया गया है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है सामंतवाद, ऑप्शन बी दिया है दास प्रथा, ऑप्शन सी है नगरीकरण, ऑप्शन डी है अंधविश्वास। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मध्यकालीन यूरोप में प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है? वो है सामंतवाद। ऑप्शन ए इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गौथिक शैली का विकास हुआ। तो गौथिक शैली का विकास जो है कहां पर हुआ था, किस प्रांत में हुआ था, किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना दोस्तों यह जो है फ्रांस में हुआ था। गौथिक शैली का विकास कहां हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सोलरमैन कहां के शासक थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। तो सोलरमैन जो है कहां के जो है शासक थे? तो बच्चों ये हो जाएगा फ्रांस के शासक थे। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? तो बच्चों याद रखना है कि सामंतवाद शब्द जो है, ठीक है, याद रखें, सामंतवाद शब्द जो है किस भाषा के फ्यूड शब्द हैं? तो जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में जो है आप लोग नोट करते जाइएगा। और आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम से पहले सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आप लोग श्योर हो जाइए जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं देने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फूड शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए मैंने अभी बताया ना कि जो जर्मन से जो फूड शब्द लिया है कौन सा? सामंतवाद शब्द। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फूड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो फूड शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जमीन का टुकड़ा। ठीक है, याद रखेंगे फूड शब्द का क्या अर्थ होता है? जमीन का टुकड़ा। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? तो ये किस गॉल प्रांत ने जो है अपना नाम देकर जो है जर्मनी के, यहाँ पूछा गया है जर्मनी के ऐसे कौन सी जनजाति है जिन्होंने गॉल प्रांत को जो है अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? तो कौन सा है? वो हो जाएगा फ्रैंक जनजाति। ठीक है, फ्रैंक जनजाति के नाम पर ही फ्रांस बना है। आपको इसको नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार लीजिए, एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा फ्रैंक जनजाति। अगला सवाल दोस्तों देखिए दिया गया है कि नरमुंडी के राजकुमार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। बहुत ये रिपीटेड सवाल है, इसको नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है 7वां नंबर कि नरमंडी, ठीक है, नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जाता है? ठीक है, द्वीपों को जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हुआ सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो पादरियों ने जो है अपने आप को यानी स्वयं को जो है प्रथम वर्ग में रखा था। ऑप्शन ए इसका सही हुआ सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? तो देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, कौन सा ऐसा कथन होगा जो कि अभिजात वर्ग से संबंधित रखता है? तो बच्चों अभिजात वर्ग में क्या होता था कि जितने भी अपने संपदा हैं उस पर अस्थायी तौर पर जो है नियंत्रण रखता था। ठीक है, वो अपनी जो है क्षमता को बढ़ा सकता था अपनी सैन्य के अनुसार और अपनी जो है न्यायालय जो है लगा सकते थे, मीटिंग बना सकता था। ठीक है, और अपनी मुद्रा का जो है प्रचलित रूप से वो प्रचार कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया
अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो दोस्तों इसका जो सही व सटीक आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल है कि मैनर शब्द किससे संबंधित है। देखिए मैनर शब्द जो है किससे संबंधित है, तो मैनर शब्द जो है वो घर से संबंधित है। ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि नाइट कौन थे। तो नाइट कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है और ये आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट कौन थे, तो नाइट जो है वो सैनिक थे। ठीक है, ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल है कि फीप के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए बच्चों फीप के बारे में जो है आपके एग्जाम में एक सवाल जो है 100% पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कौन सा कथन जो है गलत यहाँ पे पूछा गया, कौन सा कथन जो है जो कि निगेटिव को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया कि फीप जो है भूमि का एक भाग था, ये तो राइट है। ठीक है, ये तो गलत नहीं कथन है, ये कथन सही है। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि फीप को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। ठीक है, ये तो भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है कि यह 1000 से लेकर 2000 एकड़ या उससे ज्यादा होता था, यह भी कथन सही है। और चौथा ऑप्शन दिया गया फीप एक विशाल सेना थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं फीप जो है एक विशाल सेना यहाँ पे दिया गया है ना, तो फीप एक विशाल सेना नहीं थी, ये जो है क्या है गलत कथन को दर्शाता है, इसलिए इसका सही व सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है कि पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे, वे कहाँ रहते थे। देखिए जो पश्चिमी चर्च के जो अध्यक्ष पॉप थे वे कहाँ रहते थे, वो कहाँ के निवासी थे, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, वह जो है रोम के निवासी थे। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उससे क्या कहाँ जाता था। जैसे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो कृषि, ठीक है, जो कृषकों के द्वारा, जो किसानों के द्वारा उपज होता था उसका 10वां भाग जो लेने का अधिकार जो है चर्च को एक वर्ष के अंतर्गत होता था, उसे क्या कहा जाता था। उसे दोस्तों कहा जाता था टीथ। ठीक है, याद रखेंगे उसे क्या कहा जाता था, टीथ कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इस सवाल को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दिया गया है कि आबेस हिडेगार्ड कौन थे। तो देखिए आबेस हिडेगार्ड जो है कौन था, तो आबेस हिडेगार्ड जो है वो एक संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीतकार थे। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भिक्षुओं का ऐसा समूह जिनके 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। उन्हें दोस्तों क्या किस नाम से जाना जाता था, उन्हें फ्रायर नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बेनेडिक्टीन क्या थे। बेनेडिक्टीन जो है क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बेनेडिक्टीन जो है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो बेनेडिक्टीन जो है एक मेठो, ठीक है, जिस तरह मेठो कहते हैं ना, जैसे मठो जिसको कहते हैं, मठों में जो भिक्षुओं की तरह जो हस्तलिखित पुस्तक, ठीक है, यानी कि मठों में भिक्षुओं जो भिक्षा मांगते हैं उसके लिए जो हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा हुआ जो पुस्तक होता था उसे जो है बेनेडिक्ट कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। देखिए मोनेस्ट्री शब्द में किस भाषा का मोनोस से बना है, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है या अकेला रहना चाहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर सटीक आंसर होगा ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ। तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में जो है 11वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। और बच्चों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सामंतवाद शब्द का जो
प्रतीक हुआ है, जो उत्पत्ति हुआ है वो किस देश से लिया गया है, आप इसको नोट करके रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जर्मन से है, और इसका जो लैंग्वेज होगा वो किस प्रकार से होगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल है। तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह यानी किसान विद्रोह जो हुआ था, यह बच्चों हुआ था 1381 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ। तो इसका आंसर जाएगा 529 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, स्थापित हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी। तो बरगंडी में कब हुआ था बच्चों, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था उसे कहा जाता है। तो उसे दोस्तों टैली कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्फ किसे कहा जाता था। बच्चों आप लोगों ने को पता होगा कि यह एग्जाम में बहुत बार पूछता है, रिपीट करता है, हर साल इसको जो है पूछता ही है। सर्फ किसे कहा जाता है, यह सर्फ किसे कहा जाता था, आप इसको नोट कर लीजिए। तो सर्फ जो है किसे कहा जाता है, कृषि दास को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हुआ सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों, जब सामंतवाद की स्थिति थी, ठीक है, जब सामंतवाद जो 510 ईस्वी में इसका जो हुआ था, तो जो पुरुष भिक्षुओं जो होते थे, यानी कि जो पुरुष भिखारी होते थे, उसको जो है किस नाम से जाना जाता था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसे दोस्तों मॉन्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, मॉन्क नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। देखिए ये रिपीट सवाल है, आप इसको नोट करेंगे। इसका सवालों का जवाब आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, मैं आप लोग अभी बता देता हूँ, लेकिन आप कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे फ्रांस में कृषकों का विद्रोह पूछा गया है कि कब हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1358 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था। तो यूरोप में भयंकर अकाल जो है 1315 और 1317 के बीच जो हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए सही सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि लुई 16 या लुई जो है लुईस की जो शताब्दी हुई थी, यानी कि लुईस 13वें, ठीक है, जो आप एग्जाम में जो है सवाल आपका पूछा जाता है लुईस 16वें। ठीक है, लुईस 16वें के बारे में पूछा जाता है, और आपके जो एग्जाम में इस बार जो सवाल पूछे जाएंगे लुईस 13वें के बारे में पूछे जाएंगे। तो लुईस 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा अटेस्टेड जनरल का अधिवेशन कब हुआ था। तो बच्चों कई बार एग्जाम पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, 1614 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो है अधिवेशन कब हुआ, 1614 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। आगे देखें, अगला सवाल है कि पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था। इसका आंसर जाएगा 1347 और 1350 के बीच इसका जो है इस संक्रमण महामारी हुआ था, फैला था। ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। और दोस्तों ये सवाल इस बार भी क्वेश्चन अगर घुमा के ये पूछा जाए कि प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण जो है किस देश में फैला था, तो आपको याद रखना है कि यूरोप देश में फैला था, पश्चिमी में। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में। और इसका जो ईस्वी याद रखना है कि 1347 से लेकर 1350 के बीच में जो है ये महामारी फैला हुआ था। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है, तो मोनोस से जो शब्द बना है मोनेस्ट्री, ठीक है, मोनेस्ट्री शब्द जो ग्रीक भाषा है जो कि मोनोस शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत धनी हो, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, और ऐसा व्यक्ति जो कि दान देता हो, ये सभी हो जाएंगे। ये सभी का अर्थ होता है मोनोस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि आगे शब्द सीरिया के आबा
से लिया गया है जिसका अर्थ होता है। तो जिसका अर्थ क्या होता है? पिता होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आर्थिक संस्था का आधार क्या है? तो आर्थिक संस्था का आधार क्या होता है बच्चों? इसका आधार आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है और कई बार मैंने आप लोगों को इसका आंसर भी दिया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, दिया गया है कि चर्च का सर्वोच्च सत्ता थी। तो चर्च की सर्वोच्च सत्ता जो है क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस के चर्च के पादरी के पास। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो ईसा मसीह का जन्मदिन जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। आगे सवाल देखें। अगला सवाल है कि पोप के सोलरमैन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 800 ईस्वी में जो है इसको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो फ्रांस में जो है अभी की वर्तमान समय में दोस्तों गणतंत्रीय सरकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है। तो इंग्लैंड देश का नाम जो है एंजिलैंड नाम से रूपांतरित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो महिला भिक्षुओं को जो है नन नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है ये 3 वर्गों में विभाजित था। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, दिया गया है कि लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? वह क्या कहलाता था? वह दोस्तों फीप कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन ए सी जो है इसका सटीक आंसर होगा फीप। नोट कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हर हाल में रट लेना है, क्योंकि इस बार जो है 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को भिड़ने वाले हैं। एक भी प्रश्न जो है इधर से इधर उधर नहीं देगा। जितने भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जितने भी आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, उन सभी को आप लोगों को बारीकी से पढ़ना है, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए किसे जो है श्रेय दिया गया है? तो माइकल एंजेलो को दिया गया है, ब्राम्ते को दिया गया है और रेफल को दिया गया है, यानी राफेल को दिया गया है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से जो तीनों ऑप्शन है ना, माइकल, ब्राम्ते और राफेल, ये तीनों जो है तीनों जो है वास्तुविद को जो है श्रेय दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है 1453 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर दिया गया है कि पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? तो चित्रकार और जो है मूर्तिकार कौन था? वो था माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल दिया गया है कि द लास्ट सफर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दिए, प्रमुख मूर्तिकार पूछा गया है। तो प्रमुख मूर्तिकार तो ये तीनों है ना, यानी कि डॉन नेटी ले लो, ये भी जो है मूर्तिकार है, माइकल एंजेलो ये भी मूर्तिकार है, लिबर्टी ये भी जो है मूर्तिकार है। इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक
था। तो प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? तो ये जो था दांते, मैक्सवेल और हॉब्स, ये तीनों थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी जो है ना पुनर्जागरण युगीन प्रमुख के राजनीतिक चिंतक थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? तो मोनालिसा जो है वो लियोनार्दो दा विंची का जो है चित्रकार है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? तो देखिए ये जो है इसका आंसर होगा चौसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? तो पुनर्जागरण जो है वो इटली से आरंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? तो डिवाइन कॉमेडी जो है किसने लिखा है? दांते ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा दांते। ठीक है, इसको नोट करते जाएं और इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अगला सवाल है कि मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद के जनक जो है वो कौन है? वो जो है पेट्रार्क है। ठीक है, पेट्रार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 12 नंबर देखिए, दिया गया है कि यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है। तो यूरोप में जो है आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है, ये जो है कब से माना गया? तो यह जो है 1453 ईस्वी से माना गया है। ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे। तो अपने ग्रंथों के साथ कहां पहुंचे थे? इटली पहुंचे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल है कि थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रशासन किया। यूटोपिया का प्रशासन जो है किस ईस्वी में किया? तो यूटोपिया का प्रशासन जो है वो 1516 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया। तो बाइबिल का जर्मन अनुवाद जो है किस ईस्वी में किया? तो 1522 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? तो यूरोप का कालिदास जो है किसे कहा जाता है? शेक्सपियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सौर मंडल में ग्रहों के गति संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ग्रहों से संबंधित जो है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह जो है केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा और हो सके इसको अभी जो है कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, और सारे चैप्टर का जो है मैं बारी बारी से आप लोगों को पहले भी वीडियो दे चुका हूं और अभी भी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, और आपका अच्छे से रिविजन हो पाए और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाए, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ बना हुआ है। और लगातार मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। इसलिए आप लोग जो है चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो है दिया गया है कि दी पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है? तो यह जो है किसकी कृति है? यह जो है माइकल एंजेलो की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस। देखिए ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह पुस्तक किसने किया था? जेकब बर्कहार्ट ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तुर्कों ने किस वर्ष जो है कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया? तो किस ईस्वी में जो है कुस्तुनतुनिया पर जो है विजय प्राप्त किया था तुर्कों ने? तो किस ईस्वी में किया था? यह जो है 1453 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आरवाकी, ठीक है, देखिए आरवाकी लुकायों के लोग कहां रहते हैं? तो कहां रहते हैं बच्चों? यह जो है कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह सिद्धांत जो है किसने दिया कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर ही घूम रही है? इसका जो सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो है सिद्धांत किसने दिया? यह जो है कॉपरनिकस ने दिया। ठीक है, कॉपरनिकस ने जो है यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी जो है अपनी ही धुरी पर घूमती है।
आगे बढ़े, अगला सवाल है कि दिया है कि रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह होता है पुनर्जन्म। ठीक है, रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया। तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है किस देश में आया, तो यह जो है सबसे पहले इटली में आया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं। तो जानकारी के कौन से स्रोत हैं, तो देखिए मूर्तियां, चित्र और मुद्रित पुस्तक, ये तीनों जो है जानकारी के स्रोत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या था, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नव जागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है। तो नव जागरण की विशेषता जो है इनमें से कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यथार्थवाद की ओर, मानववाद की ओर और तर्क की प्रधानता, ये तीनों जो है इसका सही आंसर होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नव जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो वो जो है वो वेनिस है, फ्लोरेंस है और जेनेवा, ये तीनों है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल है कि यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें से क्या फायदा हुए। तो इनमें से क्या क्या फायदा हुए थे, तो मानवतावाद का प्रसार से मनुष्य के लिए साहित्य की रचनाएं तथा कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई, ये जो है एक फायदा हुआ था। अंधविश्वास का अंत हुआ, ये भी फायदा हुआ था। और आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ, ये भी जो है फायदा हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर का उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा कि यूरोप में पुनर्जागरण में से में जो है इनमें से कौन सा फायदा हुआ था, ये सभी हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है कि जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे। तो किस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, तो ये जो है ये थे स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं, दिया गया है कि लियोपोल्ड वान राके कौन था। लियोपोल्ड वान राके कौन था, तो यह कौन था, यह जो है जर्मन इतिहासकार थे। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जैकब वर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। यानी कि जैकब का जो है प्रसिद्ध यानी जो फेमस बुक है जो उन्होंने लिखा है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ रेनाल्ड्स इन इटली। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते, अगला सवाल है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाल्ड्स इन इटली कब प्रकाशित हुई। तो देखिए ये कब प्रकाशित हुआ है, यह प्रकाशित हुआ है 1860 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पेटार्क को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई, यानी किस ईस्वी में जो है उसे राजकवि की जो है उपाधि दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1341 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पेटार्क का अस्थायी निवास नगर कौन था, यानी कौन सा था। तो देखिए ये एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, इसका आंसर होगा फ्लोरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा फ्लोरेंस, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल जो है देख सकते दिया गया है कि 11वीं सदी में इटली में कौन सी विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे। तो इसका आंसर होगा पांडवा और बोलाविया विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है और 2 या 3 नंबर में ही ये सवाल पूछा गया है कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, रिपीट किया जाता है और ये बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए इसको आप लोग ना नोट डाउन कर लीजिएगा कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा दांते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध वैदिक नगर कौन था। तो वैदिक नगर कौन था, तो ये वैदिक नगर था फ्लोरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था, यानी कि फ्लोरेंस की जो प्रसिद्धि हुई, जो फेमस हुआ, ये इसके पीछे जो है किन किन लोगों का हाथ था।
तो इनके पीछे जो है किन लोगों का हाथ था? दांते और जोटो कलाकार का जो है हाथ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए? तो जोटो ने जो है वो जीते जागते रूप का चित्र बनाए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है किस जो है युग को कहा जाता है? 5वीं और 9वीं सदी को ये अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 41 नंबर दिया गया है कि अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? तो अरबी भाषा में प्लेटो को जो है किस नाम से कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? कि अफलातून। ठीक है, अफलातून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो देखिए, ह्यूमैनिटीज का शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? सिरसो ने किया। ऑप्शन नंबर जो है सिसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? तो हकीमों का शाह जो है वो मॉन्टेग्यू को कहा जाता है। ठीक है, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे मॉन्टेग्यू का होगा, ये वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है मॉन्टेग्यू को जो है कहा गया है हकीमों के शाह को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 44 नंबर देखिए, दिया गया है कि द पाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? तो प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? माइकल एंजेलो ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो न्यू टेस्टामेंट जो है वो बाइबल का एक खंड है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि छापे खाना में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 46 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छापे खाने में सबसे पहले जो है बाइबल पुस्तक जो है छपी थी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर होगा बाइबल। अगला सवाल है कि 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया? तो किन किन परिवारों में महिलाओं को सबसे अधिक जो है महत्व दिया गया था? तो सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया था? व्यापारियों को। ठीक है, व्यापारियों के महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 48 नंबर दिया गया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? किस पोप के द्वारा जो है पेश किया गया था? तो ये हो जाएगा ग्रेगरी 13। ठीक है, ग्रेगरी 13 के जो है पोप के रूप में पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई? यूरोप और चीन के बीच जो है व्यापारिक संबंध जो है कब हुआ? तो व्यापारिक संबंध कब हुआ था? तो यह हुआ था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? 12वीं सदी में या 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? द प्रिंस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये कई बार आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने जो है द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की, द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया? तो किसने प्रेरित किया था? उत्तेजना उसके अंदर क्यों किसने भरा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कसंद्रा फडेल। ठीक है, कसंद्रा फडेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ना इसका सही आंसर, सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है कि इब्न रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे? तो ये कहाँ के जो है अरब दार्शनिक थे? स्पेन के। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि वन द डिग्निटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड सवाल, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा पिको डेला मिरांडोला। ठीक है, पिको डेला मिरांडोला ने जो है इस पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 54 नंबर दिया गया है कि गियोटो। ठीक है, गियोटो कौन था? तो गियोटो जो है एक कलाकार है जिनके आजीवन चित्रांकन किया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका की खोज कब और किसने की? तो अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि फ्लोरेंस
के भव्य गुंबद का परिरूप किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया? तो किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा फिलिपो बुर्नेलेसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बुर्नेलेसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, फिलोपो। इतना सही याद रखना है, फिलोपो। ठीक है, फिलोपो ने जो है फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का जो है परिरूप को जो है वास्तुकार से प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन ने। तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को दिया है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगला सवाल है कि लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना जो है 1660 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया? तो मार्टिन लूथर ने सुधारवादी नीति का जो है प्रचार किया। ऑप्शन नंबर सी जो है सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करके इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों दिया गया है कि मूल निवासी यूरोपीय से करते थे। तो मूल निवासी जो है यूरोपीय से क्या करते थे? घृणा करते थे। क्या करते थे? घृणा करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे? तो बड़े पैमाने पर जो है वो खेती करते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि कैलिफोर्निया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तीसरा नंबर। ये कई बार आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला यहाँ तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है कि कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति कहलाता है। तो देखिए कैलिफोर्निया के निकट जो रहने वाली जनजाति है उसको जो है ड्रोफिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ड्रोफिस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वह कहां के रहने वाला था? देखिए यहाँ पे दो जो है पॉइंट्स निकल रहा है, दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सवाल ऐसा है, यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज जो है का श्रेय जो है किसे दिया गया है, किसे जाता है? तो आपको याद रखना है कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज जो है 1942 ईस्वी में की गई है। और यह जो है कहां के रहने वाले हैं, यह सवाल पूछा गया है कि कोलंबस जो है कहां के रहने वाले हैं? तो कोलंबस जो है स्पेन के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखें, यहाँ दिया गया है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण था। तो उपनिवेश की स्थापना का कारण क्या था बच्चों? तो यह था, देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल का खपत और ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये तीनों ऑप्शन जो है आपका सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि वह जल दयासु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दी? तो देखिए उसे जो है नाइट की उपाधि थी, वे शख्स कौन थे? तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रेक। ठीक है, याद रखना है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड है, आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस वर्ष जो है पराजित किया? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड में किया गया है और आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार भी आने के चांसेस है। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी इस बार आने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1588 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि नेविट का क्या अर्थ है? तो देखिए नेविट का अर्थ होता है कि वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया, उसको जो है नेविट का अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया है वो नेविट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि सेटलर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया? तो सेटलर शब्द जो है वे लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो कि किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर जो है बसे हुए हैं, यानी कि एक स्थान पर जो है किसी दूसरे स्थान से वो आकर जो है बसे हुए हैं, उन सभी को जो है सेटलर शब्द का जो है रूप दिया है, सेटलर शब्द के नाम से जो है संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया? तो इसका आंसर आएगा
30,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 30,000 वर्ष पूर्व जो है उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम जो है प्रवेश किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा किस मांस को खाते हैं, किसका मांस को खाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइसन, ठीक है, क्या हो जाएगा बाइसन, ठीक है, बाइसन का जो मांस है वो अधिक खाते हैं कहां के लोग, उत्तरी अमेरिका के लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बन गया, तो कब बन गया है, तो ये हो गया 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रेड इंडियन कौन थे, देखिए रेड इंडियन जो है गेहुए वर्ग के लोग, यानी गेहुए वर्ण के जो लोग हैं जिनको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा है उसे जो है रेड इंडियन जो है कहते हैं, ठीक है, यानी उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है उसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है, गेहुअन वर्ण के लोग जिनको कोलंबस ने गलती से जो है इंडियन समझा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें, दिया गया है कि उत्ताद, ठीक है, आप देखिए उदात उत्तम जंगली, इसको नोट कर लीजिएगा, उत्तम जंगली के नाम से भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि उत्तम जंगली यह शब्द किन लोगों के लिए जो है प्रयुक्त किया गया, यह जो है अमेरिका के मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि मूल वसिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे, तो उपहार के रूप में क्या देते थे, मछली तथा रोएदार खाल देते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि यूरोपीय लोग मूल वसिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे, देखिए यहाँ पे यूरोपीय लोग यहाँ पे पूछा गया है, और 15 नंबर सवाल आप देखें तो यहाँ दिया गया है कि मूल वसिंदों को जो है यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे, और उसी का जो है प्रश्न को यहाँ पे अपोजिट किया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल जो है 15 नंबर को देखिए और या 16 नंबर को देखिए, इसमें सिर्फ जो है क्वेश्चन को जो है पलट कर पूछा गया है, और देखिए आंसर जो है आपका अलग अलग हो जाएगा। जैसे 15 नंबर में पूछा गया था कि मूल वसिंदे, ठीक है, आप देखिए 15 नंबर में क्या पूछा गया कि मूल वसिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे, तो मछली तथा रोएदार खाल देते थे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया यूरोपीय लोग मूल वसिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे, यानी यूरोपीय जो लोग हैं वो मूल वसिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे बच्चों, तो इसका आंसर आएगा कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियन ने किन पशुओं का शिकार किया, तो ये जो हो जाएगा देखिए उदबिलाव पशुओं का जो है उन्होंने शिकार किया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि यूरोप से प्रवासियों के आगमन का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या है बच्चों, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा वहां पे चेंज किया गया था पिछले बार, और इस बार ये सटीक इस बार आने वाला है, ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको याद रखना है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा कि परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाना, ये जो है आगमन का जो है मुख्य कारण था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए, तो ये किस उपनिवेश में स्थापित हुए हैं, मैरीलैंड उपनिवेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चिरोकी है आप, ठीक है, जरा चोरिक नहीं होगा, चिरोकी होगा, देखिए आप चिरोकी कहाँ के निवासी थे, तो चिरोकी जो है कहाँ के निवासी थे, वो थे जॉर्जिया के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आयरलैंड किस देश के उपनिवेश था, तो आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड के उपनिवेश था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था, तो यूरोपीय बस्तियों को जो है कॉलोनी के नाम से जाने जाते थे, यानी कॉलोनी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप लोग हर हाल में रख लीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ, तो 1865 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान
है। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान है? तो इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन का जो है बहुत बड़ा योगदान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन जो है, जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कनाडा महासंघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1867 ईस्वी में कनाडा महासंघ की स्थापना हुई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिगो वेस्पुकी किस देश से संबंधित था? किस देश से संबंधित था? यह जो था किस देश से? इटली से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? तो यह जो है देखिए अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर जो है ये रखा गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? तो किस उपनिवेश में स्थापित हुए हैं? मैरीलैंड उपनिवेश में। ठीक है, ऑप्शन आपको है सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए कि शराब और चीनी के उद्योग अमेरिका के जो है मैरीलैंड उपनिवेश में स्थापित हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि तस्मान, ठीक है, तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज जो है वो 1642 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है किसने किया है? कैप्टन कुक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब प्रारंभ किया? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1740 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आंसू की राह, ठीक है, आंसू की राह जो है, आंसू नहीं होगा यहाँ पे, आंसू की राह होगा। तो आंसू की राह नामक सफर अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा है? कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिरोकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 ईस्वी से 65 के बीच, यानी 1861 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी के बीच किस देश में गृह युद्ध जो है लड़ा गया? तो किस देश में जो है गृह युद्ध लड़ा गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यह गृह युद्ध जो है लड़ा गया है 1861 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो है 5 साल का जो है इसका यहाँ पे ये जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, गृह युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो ये कई बार आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर आएगा कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इस बार आने के पूरे का पूरे चांस है। देखिए यहाँ पे सवाल इस प्रकार है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा? तो आभासी नस्ल जो है किस मूल निवासियों को कहा गया है? थॉमस जेफरसन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिकी फ्रंटियर का अंत जो है कब हुआ? तो यह जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुतायत में क्या मिला? तो बहुतायत में जो है क्या मिला था? तो बहुतायत में जो है उसे सोना मिला था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए? तो सोने के चिन्ह जो है कैलिफोर्निया में कब पाया गया है? तो यह जो है 1840 के दशक में पाए गए हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने की? तो इसका आंसर आएगा मार्शल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ है? तो देखिए कनाडा का जो है, कनाडा का, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा का लगभग जो है 40% भाग जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा 40%। ठीक है, अगला सवाल देखें, दिया गया है कि कनाडा का मुख्य फसल क्या है? तो कनाडा का मुख्य फसल है गेहूं, मक्का और फल, ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत
मानव को क्या कहा जाता था। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआती दौर में मानव को जो है क्या कहा जाता था, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मानव को कहा जाता था एबनरी, ठीक है, एबनरी जीनीज, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था एबरनिरी जीनियज कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस डच यात्री ने सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया को देखा। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा जॉनसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था, तो इसका आंसर आएगा कैनबरा। ठीक है, कैनबरा था। ठीक है, हाँ नहीं कैनबरा नहीं था ना, इसका जो सही आंसर जो था बच्चों ये हो जाएगा आपका बॉटनी। ठीक है, ये हो जाएगा बॉटनी वे। ठीक है, बॉटनी वे का जो है बॉटनी वे का ही यहाँ पे नाम था न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार यहाँ 45 नंबर आपका छूट गया था, तो ये 45 नंबर आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि डच यात्रियों ने अमेरिका को पहली बार जो है कब देखा, तो पहली बार जो है कब देखा था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये कई बार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इस बार आने वाले हैं 1606 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर तो हो चुका है, 47 नंबर देखें तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए दिया गया है कि ट्रेवल्स किसकी कृति है, तो ट्रेवल्स जो है वो अमेरिगो डे वेस्पुकी का जो है यह कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 1850 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1992 ईस्वी से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई जमीन को क्या कहकर पुकारती थी, तो पहले के समय में यानी कि 1992 ईस्वी से पहले जो है ऑस्ट्रेलिया की जो सरकारें हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई जमीन को, वहां के जो जमीन है उसे जो है किस नाम से पुकारा करते थे, इसका आंसर आएगा टेरान्यूलियंस। ठीक है, टेरान्यूलियंस के नाम से जानते थे, पुकारते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए 50 नंबर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार की गूंज कब सुनाई देने लग गई, इसका आंसर आएगा 1940 के दशक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कनाडा इंडियन एक्ट कब बना, तो कनाडा इंडियन एक्ट जो है 1876 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका के लोग आपसी समझौता होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट देते थे, तो क्या भेंट देते थे, क्या देते थे, वैम्पूम वेल्ट देते थे, वैम्पूम वेल्ट। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैम्पूम वेल्ट क्या था, तो देखिए वैम्पूम वेल्ट जो है रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई गई एक बेल्ट था। ठीक है, जिसको जो है वैक्यूम बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित हुआ। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में, और इस बार भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है, तो ऑस्ट्रेलिया की बीच की भूमि जो है वह जो है मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जॉन विक्लेस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन की जो हत्या की गई है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि प्रेयरी चारागाह कहाँ था, प्रेयरी चारागाह जो है वो उत्तर अमेरिका में था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहां से आए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो है वो न्यू गिनी से आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यूरोपीय लोग
देसी जंगलों को काटकर उनके स्थान पर जो है मक्के की खेती करते थे। ठीक है, मक्के की खेत का निर्माण करते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल लिख दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले श्रमिक थे, तो इसका आंसर आएगा चीनी अप्रवासी। ठीक है, चीनी क्या हो जाएगा, चीनी अप्रवासी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर, वो सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है कि चीन किस महादेश में स्थित है, तो चीन जो है वो एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एशिया महादेश। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल है कि मंजू राजवंश चीन में स्थापित है हुआ, तो यानी कि मंजू राजवंश चीन में जो है कब स्थापित हुआ है, तो यह जो है 1644 ईस्वी में स्थापित हुआ है। ठीक है, यानी 1644। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया, तो देखिए पहला आंदोलन जो हुआ है जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ, यह जो हुआ था यह हुआ था 1897 ईस्वी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया गया है कि 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया, तो इसका आंसर होगा एदो। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एदो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है, तो आधुनिक चीन के संस्थापक जो है वो सन यात सेन को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, दिया गया है कि पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना को भी, तो पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1902 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर दिया गया है कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो इसका आंसर आएगा नानकिंग संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था, किस स्थान पर हमला किया था, पर्ल हार्बर। ठीक है, पर्ल हार्बर पर जो है हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखें। अगला प्रश्न है कि एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ, तो टोक्यो में ओलंपिक खेल जो है कब हुआ था एशिया में, तो यह हुआ था 1964 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करते जाना है, हो सके तो इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर दिया गया है कि जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी, यानी कि जापान की जो पहली रेल लाइन है, ठीक है, इसे जो है किस बंदरगाह के बीच जो है बिछाया गया है, यह सवाल पूछा गया है। और ये सवाल का आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पहला दिया है कि कोबो ओसाक, और दूसरा दिया है टोक्यो नाहा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है टोक्यो योकोहामा, और चौथा ऑप्शन है योकोहामा बोमा। तो देखिए इसका जो सही व सटीक आंसर होगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है और इस बार भी रिपीट होने के चांसेस है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोक्यो योकोहामा। ठीक है, टोक्यो योकोहामा बंदरगाह के बीच जो है जापान में पहली बार जो है रेल लाइन जो है बिछाई गई, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया, तो इसका जो सही आंसर होगा 1946 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल है कि मांझू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई, तो इसका आंसर होगा सन यात सेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में जापान में किस संस्था की स्थापना की थी, इसका आंसर होगा तुंग मैन हुई की स्थापना की। ठीक है, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये इस बार आने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा हान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जापान की संसद है, तो जापान की संसद कौन है, तो जापान की संसद जो है वो डायट है। ठीक, कौन है, डायट। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि जापान को अपने में से एशिया को
देखिए जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किनका था? तो यह कथन जो है किनका है या किनका था? यानी कि जापान को जो है एशिया महादेश से निकाल कर फेंक देना है। यह कथन यह जो है किसने कहा है? तो यह किसने कहा है बच्चों? यह जो कहा है यह फुकुजावा युकुची ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ? ताइवान जो है चीन से कब अलग हुआ? 1949 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जापान आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यह था पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अफीम युद्ध, देखिए अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ? देखिए अफीम युद्ध जो है कब हुआ, ये आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अफीम युद्ध जो है कब हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो अफीम युद्ध जो है चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए आप दिया गया है कि प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया है? तो किसे माना गया है बच्चों? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा सीमा छियन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश के थे? तो किस देश के थे? रूस के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा 1867 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? देखिए टोक्यो से योकोहामा ये जापान में है, और जापान में आपको मैंने बताया था ना कि जापान में सबसे पहले जो है रेल लाइन जो है किस बंदरगाह के बीच जो है बिछाया गया? तो टोक्यो से योकोहामा के बीच जो है बिछाया गया। और यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन जो है कब बिछाया गया है, कब बिछाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्योटो का नया नाम क्या है? देखिए क्योटो का, इसको नोट कर लीजिए, क्योटो का नया नाम जो है वो क्या है? ओसाका। क्या है? ओसाका। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जापान में किसका शासन था? तो जापान में किसका शासन था? तो जापान में जो है शिकोकू का, ठीक है, शिकोकू का जो है शासन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जापान कहाँ स्थित है? तो जापान जो है कहाँ स्थित है? वो एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है, एशिया में ही स्थित है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंग सियू चुआओ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? तो जापान और चीन जो है वो जो है सुदूर पूर्व, ठीक है, सुदूर पूर्व क्षेत्र के राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी या कब कायम हुआ था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा? तो ये कई बार रिपीटेड सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो है सेकंड स्थान पर था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे एशिया में जो है यह द्वितीय स्थान पर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया? किस राजवंश का जो है अंत हुआ है? इसका आंसर आएगा जोसेन राजवंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर होगा जोसन, हाँ जोसन राजवंश। ऑप्शन ए जो इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर आएगा पार्क खनहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर दिया गया है कि 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर आएगा जोसन वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग काई शेक कहां भाग गए थे? इसका आंसर आएगा ताइवान भाग गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों क्लास 11 का हिस्ट्री का जो है
पहला से लेकर 7 चैप्टर तक का जो है ऑब्जेक्टिव ऑल टू ऑल जो है मैंने बता चुका है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और इसको आप लोगों को एग्जाम से पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि इसी में से 100% आप लोग श्योर हो जाइए कि एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, एग्जाम में सवाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक जो है देखना है और पूरा ऑल टू ऑल चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है, तैयार कर लेना है। चलिए बच्चों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को धाककृत की तैयारी जो है लगातार कराई जा रही है और इस बार भी टारगेट जो है वो टारगेट जो है पार करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।